जय हिंद। वेलकम टू कॉम्प्यूटरलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग जो है सो डिस्कस करेंगे कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो सिचुएशन खराब होते जा रहे हैं, जो परिस्थिति खराब होते जा रही है और एक पूर्ण रूपेण युद्ध के रूप में डेवलप होते जा रही है, तो इसमें जो है सो किस देश का क्या रोल रहा है, क्या रहेगा और उसमें भारत की क्या परिस्थिति रहेगी, अमेरिका की क्या रहेगी, कुछ महत्वपूर्ण देशों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पूरा एक जियोपॉलिटिकल पिक्चर जो है सो वहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले जो है सो हमने देखा है कि पिछले वीडियो में कि 1947 में इजराइल बना, ठीक है। उसके बाद से जो है सो वहाँ पे अरब वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैप में हमने पिछले बार भी देखा था कि इजराइल यहाँ पर है, उसका एक कोस्ट लगता है इधर मेडिटेरेनियन सी से और दूसरा जो कोस्ट है सो इधर रेड सी की तरफ लगता है, और वो चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से ही घिरा हुआ है, चाहे वो इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, सीरिया हो, इराक हो, टर्की हो, जो भी हो। तो इन सब देशों से लगा होने के कारण क्या है कि ये अरब वर्ल्ड के बीच में जो है सो एक यहूदी देश बनने के कारण वहाँ पर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है, हमेशा से वहाँ पर तनाव ही बना रहता है। दूसरी चीज क्या है कि जब से इजराइल बना तब से वहाँ पर क्या है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में रस्साकसी मची रही, और उसके कारण क्या हुआ है कि इजराइल जो है वो धीरे धीरे करके फिलिस्तीन के जगह को कब्जा करता चला गया। आप जैसे ये जो नक्शा देख रहे हैं ये प्रेजेंट टाइम का नक्शा है इजराइल का। यहाँ पर गाजा पट्टी है, यहाँ पर आपका वेस्टर्न बैंक है, और वेस्टर्न बैंक इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो नदी है ये जॉर्डन नदी है, और जॉर्डन नदी के वेस्ट की तरफ जो एरिया है उसे वेस्टर्न बैंक का रीजन कहते हैं, ठीक है। ये पैलेस्टीन के अंडर में है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप गोलन हाइट्स में जो है सो कुछ इजराइल का एरिया और कुछ पैलेस्टीन का एरिया है। तो यहाँ पर हमेशा से क्या हो रहा है कि ये फिलिस्तीन जो है सो इतने कम एरिया में शुरुआत से नहीं था। 1947 में लगभग बराबर का डिवीजन था और मिक्स्ड पॉपुलेशन था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में रस्साकसी मचते रही। 2-3 वार हुए। मेजर जो वार हुआ 1967 का 6 डे वार, उसमें जो है सो फिलिस्तीन का रीजन बहुत कम हो गया। उन्होंने इसे इधर गाजा पट्टी तक धकेल कर दबा दिया। इनफैक्ट उन्होंने सिनाई पेनिनसुला जो है, सिनाई पेनिनसुला भी जो है सो इजिप्ट से कब्जा कर लिया था। फिर उससे जब इजिप्ट के साथ वार्ता हुई, पीस अकॉर्ड हुआ, वहां पर शांति वार्ता के बाद जो है सो इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस किया, मिस्र को वापस किया। तो यहाँ पर जो है सो गाजा स्ट्रिप जो है सो मेन रीजन है जहां से कि इजराइल पे हमला होते रहता है। तो यहाँ पर इजराइल पे गाजा स्ट्रिप से मेनली हमला होने का कारण क्या है कि आप देख रहे हैं ये मेडिटेरेनियन सी का रीजन है। यहाँ पर गाजा पट्टी में ये मेडिटेरेनियन सी के तरफ कोस्ट लगता है, और यहाँ से जो है सो इन्हें हथियार लाने में बहुत आसानी होती है। आप खुद ही देख लीजिए कि पैलेस्टीन के पास भी एक से एक सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं, एक से एक उन्नत हथियार हैं, और ये सारा कुछ इन्हें जो है सो कोस्टल रीजन इधर से होने के कारण ये आसानी से आ जाता है। इधर वेस्ट बैंक में तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ जॉर्डन लग रहा है। इधर लाने ले जाने में क्या होगा कि जॉर्डन भी जो है सो यूएन का मेंबर है और बहुत सारी चीजें उस पर भी इंटरनेशनल लॉज लागू होती हैं, तो उनके ऊपर थोड़ी सी निगरानी बढ़ जाती है और उन्हें उस चीज की दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कोस्ट होने के कारण जो है सो ये चीज की दिक्कत नहीं होती, इसलिए गाजा स्ट्रिप के तरफ से ही ज्यादातर हमले होते हैं। और आयरन डोम का जो ये लगा हुआ है आपका पूरा बैटरी इधर ही गाजा स्ट्रिप की तरफ लगा हुआ है और इधर जेरूसलम के आसपास लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो इस रस्साकसी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही कि जो वैश्विक राजनीतिकरण क्या हो रहा है, इसका जो जियो पॉलिटिक्स है सो क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज तो जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है इजराइल की, उसमें क्या हुआ है अभी हाल फिलहाल में कि जो बेंजामिन नेतन्याहू जिनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, इस क्राइसिस के कारण बेंजामिन नेतन्याहू के फेवर में राष्ट्रपति ने पूरे माहौल बना लिया, और अभी अक्रॉस द पार्टी लाइन सारी पार्टियां जो है इजराइल की वो जो है सो बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट कर रही हैं। और इजराइल का भी पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, 85 लाख का पॉपुलेशन है। तो उसमें जो है सो एक कंसेंसस बनाना, एक सहमति बनाना अगर आम जनता के बीच में भी देखा जाए तो कोई बड़ा इशू नहीं है भारत के जैसा कि जहाँ की आबादी 130-135 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर तो आम सहमति पूरी जनता के बीच में शायद कभी नहीं बने, चाहे पाकिस्तान ही कहे ना हमला कर दे, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर जो है सो बेंजामिन के नेतन्याहू के
सब इसमें फेवर में पूरी हवा बन गई है, वो अभी लीडर चुने जा चुके हैं और ये बहुत डिसिसिव आदमी है। तो जैसे ही इनके हाथ में पूरी सत्ता आई है, आराम से मतलब डिसीजन ले सकते हैं, वैसे ही गाजा पट्टी पे जो है सो हमला तेज हो गया है। गाजा पट्टी पे हमला तेज हो गया है तो अब खुजली मचेगी कुछ मुस्लिम देशों को। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो है सो चारों तरफ से मुस्लिम देशों से ये जो है सो घिरा पड़ा है इजराइल। दूसरी चीज क्या है कि जो मुस्लिम देश हैं इसमें आपस में जो है सो शिया सुन्नी का इशू चाहे हो, चाहे फिर उसमें बॉर्डर डिस्प्यूट हो, चाहे फिर उसमें आपस में ISIS का मुद्दा हो, जो भी हो, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। पता चलेगा कि टर्की जो है सो सीरिया को सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरबिया नहीं कर रहा है, ये आपस में ये लोग तो लड़ते भिड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इजराइल का मुद्दा आता है तो वहां पर ये लोग एक लाइन में लामबंद हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब इंडिया जो है सो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ये जो है सो इजराइल को फेवर करता है, इजराइल के फेवर में इंडिया ज़्यादा रहता है। लेकिन इंडिया जो है सो अभी तक थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखता था PM मोदी के आने के पहले तक। आप देखिएगा कि ये जो है सो 4 मेन लीडर जिनके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि इजराइल के ब्लाइंड फेवर में हमेशा आपको मिलेगा अमेरिका, और अमेरिका जिनके फेवर में आ जाता है वहां पर एक कंट्री हो जाती है न्यूट्रल, वो है सऊदी अरबिया। क्योंकि सऊदी अरबिया और अमेरिका का बहुत अच्छा तालमेल है और वहां पर ऑयल के और इन सब चीज़ों के कारण जो बिजनेस है, चाहे एक्सप्लोरेशन हो गया, चाहे बैंकिंग हो गया, शुरू से उसके कारण जो है सो सऊदी अरबिया और अमेरिका का तालमेल ठीक रहा है। तो जब भी अमेरिका खुल के इजराइल के सपोर्ट में आता है तो वहां पर जो होता है सो सऊदी अरबिया थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। लेकिन बाकी जो देश हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वहां पर फिर जो है सो खींचतान मच जाती है। इंडिया का शुरू से क्या रहा था, PM मोदी के पहले तक वहां पर रहता था इजराइल डैश पैलेस्टीन, मतलब कि दोनों को साथ में देखा जाता था, एक सिंगल मुद्दा देखा जाता। लेकिन लेटेस्ट जो लास्ट विजिट हुआ PM मोदी का, वहां पर इन्होंने इजराइल डैश पैलेस्टीन मतलब इजराइल प्लस पैलेस्टीन का जो कंसेप्ट था उसको खारिज कर दिया। पहले क्या होता था, कोई भी प्रधानमंत्री अगर भारत के इजराइल जाते थे तो वो पैलेस्टीन भी जाते थे, वहां के भी नेता से मिलते थे। इस बार मोदी जी ने क्या किया कि मोदी जी इजराइल तो गए बट फिलिस्तीन नहीं गए। और ये जो है सो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा संदेश था कि भारत भी अब अपने हितों को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम अपने हित को ध्यान में नहीं रखते हुए सिर्फ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से काम करेंगे। तो ये एक चीज हुई। दूसरी चीज क्या हुई कि ये जो है एर्दोगान, टर्की के जो राष्ट्रपति हैं फिलहाल, नेता है, तो यहाँ पर एर्दोगान को एक कू का मतलब कि तख्ता पलट का सामना करना पड़ा था, कोशिश का 2016 में। और तब से जो है सो इनको अपना लेवल ऊंचा करने का और खलीफा बनने की बहुत अलग सी खुजली मच गई है। तब से जो है सो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने अंदर के मुद्दों पर उनको उतना ध्यान अब नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता है अंदर के मुद्दे तो हमने वहां पर जब तख्ता पलट का कोशिश हुआ था वहां पर बहुत हद तक संभाल लिए, और थोड़ा बहुत अगर जो पुराना समय था, अब ये मिडिवल टाइम के खलीफेट के लेवल पे चल रहे हैं, खलीफा के लेवल पे काम करने की कोशिश करते हैं कि हम उसको रिवाइव करेंगे, मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कारण क्या होता है कि ये हर जगह फटे में टांग देंगे, चाहे वो इजराइल का मुद्दा हो, चाहे ईरान का मुद्दा हो, चाहे वो रशिया से S-400 खरीदना हो, अमेरिका से तनाव खींचतान करनी हो, या फिर वो नेटो से बाहर हो जाए। तो इन सब चीज़ों के कारण ये आजकल जो है सब बड़े एक्टिव नजर आते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो अमेरिका और रशिया के जो संबंध है वो 1945 से ही, जब से मतलब कि वर्ल्ड वार खत्म हुआ है और जब से न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर दिया था रशिया ने, उसके बाद से जो है सो खींचतान मची ही हुई है। और यहाँ पर इन दोनों का एक मतलब सिंगल सा फंडा है कि अगर जिसके फेवर में, जिस कंट्री के फेवर में अमेरिका है तो रशिया उसके अगेंस्ट में उतर जाएगा जनरली, और अगर किसी के फेवर में रशिया है तो अमेरिका उसके अपोजिशन में चला जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है। अब सबको पता है कि जो इजराइल है वो अमेरिका उसको जो है सो ब्लाइंड फेवर करता है, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि जो बैंकिंग सेक्टर का अमेरिका का कंट्रोल है, अमेरिका का जो बैंकिंग सेक्टर है, फेडरल बैंक है, उसका कंट्रोलिंग स्टेक जो है सो जूइश फैमिली के पास है। उसके कारण क्या है कि यहाँ पर पूरी इनकी इकोनॉमी पे एक तरह से एक छत्र राज हो गया है जूइश का। तो
जूइस के राज होने के कारण यहाँ पर वहाँ के जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, वहाँ के जो पॉलिटिकल डिसीजंस है अमेरिका के, उसको भी वो बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि उनके अगेंस्ट में, इसराइल के अगेंस्ट में डिसीजन लेना वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर अभी ट्रंप के आने के बाद से जो है सो इसराइल के फेवर में अमेरिका कुछ ज्यादा ही आ गया था। अब उसको तुरंत रिवर्स करना उतना इजीली पॉसिबल नहीं होता। आपको जो है सो अपनी रणनीति और अपनी वैश्विक राजनीति को धीरे धीरे इधर से उधर ले जाना पड़ता है। आप एक झटके में शिफ्ट करिएगा तो ना आप इसकी दोस्ती पा पाइएगा, ना और उससे दुश्मनी तो हो ही जाएगी। जैसे कि इंडिया आप देख रहे हैं कि बहुत बैलेंसली चल रहा है, अमेरिका के साथ से भी उसके हथियार के खरीद फरोख्त हो रही है, बिजनेस हो रहा है, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रसिया से अभी भी टर्म्स खराब नहीं हुए हैं। और यहाँ पर जैसे ही इर्दोआन उतरे इसराइल के अगेंस्ट में और फिलिस्तीन के ब्लाइंड फेवर में, और इन्होंने क्या किया कि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज को इसराइल के अगेंस्ट में लामबंद करना चालू किया। इन्होंने पाकिस्तान से संपर्क किया, ईरान से संपर्क किया और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज से संपर्क किया और उनको कहा कि आप इसराइल पे हमला कर दो। ये वही बात हो गई लगान फिल्म में, कचरा भी खेलेगा तो पाकिस्तान भी खेलेगा, ठीक है। तो वो हुआ, लेकिन वहां पर पाकिस्तान को पता है कि अगर मैं यहाँ पर अभी हमला करने जाता हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति खुद ठीक नहीं है और हम दूसरे के खेत जोतने चले, ठीक है, अपने खेत का पता नहीं, दूसरे के खेत में खेती कर रहे हैं, तो वो चीज तो पाकिस्तान से होने से रही। ऊपर से उनके ऊपर अभी ऐसे ही लोन को रिपे करने का मुद्दा ऐसे मंडरा रहा है, कभी सऊदी अरबिया बोलते हैं हमारा पैसा दे दो, कभी फ्रांस के साथ खींचतान मची रहती। वो अपने ही घर में इतने उलझे हुए हैं कि उनसे ये चीज होने से रहा। लेकिन स्टेटमेंट देने में तो पाकिस्तान कभी पीछे नहीं रहता, हर चीज में उनको बोलना जरूरी होता है। जैसे कि आजकल ये एर्दोआन का चल रहा है, तो यहाँ पर लामबंदी चालू हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि रसिया ने फेवर कर दिया टर्की को, टर्की के अप्रोच को कि हाँ आप लोग जो ये कर रहे हैं, ये इजराइल ने जो हमला किया, जो मारपीट हुई, जो गाजा पट्टी में हो रहा है, जो फिलिस्तीन के साथ हो रहा है, ये अमानवीय है, ये गलत है और इसके अगेंस्ट में जो है सो हम टर्की के साथ हैं और फिलिस्तीन के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर अगर रसिया जो है सो अगर टर्की और फिलिस्तीन के साथ आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी तक जो न्यूट्रल बैठा हुआ अमेरिका, ये न्यूट्रल बैठेगा नहीं और वहां पर जो है सो मुद्दा और भड़कने लगेगा, माहौल गर्म हो सकता है और उसके कारण एक बड़ी वॉर हो सकती है। तो यहाँ पर इजराइल ने अप्रोच किया इंडिया को अप्रोच किया क्योंकि पता है कि इंडिया जो है रसिया के साथ अच्छे टर्म्स में है और यहाँ पर अगर इंडिया और रसिया के बीच में बात होती है तो शायद यहाँ पर कुछ फायदा हो, कुछ फ्रूटफुल चीजें निकल कर आए। और हुआ भी यही, इंडिया ने जब रसिया से बात की तो अभी फिलहाल जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से क्या है कि रसिया अभी थोड़े से न्यूट्रल मोड में है, स्टेटमेंट जो दे रहे हैं सो दे रहे हैं बट एक्शन मोड में नहीं आए। तो ये चीज हुई यहाँ पर। तो सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि इजराइल का जो मुद्दा है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि इसके ओपनली अगेंस्ट में फिलहाल जो है सो ईरान है, यमन है, पाकिस्तान है, टर्की है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर अब लामबंदी होती है तो उसके बाद इंडिया तो वैसे ही दूर में है, लेकिन हाँ ये पॉलिटिकली जो है सो इजराइल को बहुत हेल्प कर सकता है क्योंकि वहां पर इंडिया की अभी जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अच्छी खासी स्टेक है। तीसरी चीज यहाँ पर देखने में क्या आई है कि चाइना जो है, चाइना को भी कुछ लोगों ने अप्रोच किया, टर्की वगैरह ने, इन्होंने कहा भैया हमको इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग जो अपने में सिर्फ फोड़ा फोड़ी कर रहे हो करते रहो, हमको कोई फर्क ना पड़ता। तो चाइना बिजनेस माइंडेड, बिजनेस ओरिएंटेड नेशन है, वहां पर अगर इनको पैसे से फायदा नहीं मिले, पावर से फायदा नहीं मिले तो उनको उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि ये अपने ही मुद्दों में ताइवान के साथ उलझे हुए हैं, इनको खुद ही नहीं पता है कि मतलब हमारा ताइवान के साथ क्या चल रहा है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, ताइवान अपने हथियार के भंडार बढ़ा रहा है, तो भाई जिसके खुद के घर में आग लगी हो दूसरे का घर नहीं बुझाने जाता। वही चीज हो रही है चाइना के साथ। तो यहाँ पर जो है सो फिलहाल स्थिति यही बनी हुई कि हमला तो इजराइल की तरफ से तेज हो गया है, एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। उसके बाद गाजा पट्टी के तरफ से भी जो है सो फिलिस्तीन की तरफ से भी हमला तेज हो गया है। वार जो है सो मतलब कि मुहाने पे खड़ा है। अभी कभी भी ये जो है सो एक फुल स्केल वॉर में डेवलप हो सकता है और बाकी आगे का क्या डेवलपमेंट होता है और क्या चीजें निकल कर आती है, इस चीज के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा वीडियो बना के। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम वीडियो डालें। धन्यवाद।